तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल अभी हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके लिए क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है. दिस इज द क्वेश्चन इज दैट इज a De-Laval turbine runs with a steam supplied at 16 bar 250 degrees centigrade. The nozzle efficiency is 90%, blade velocity coefficient is 0.98, mechanical efficiency is 95%, nozzle angle is 15 degree, symmetrical blades with 30 degree angle. Mean diameter of wheel is 80 centimeter, back pressure is 0.15 bar. Determine the speed of rotation, the steam consumption per bhp BHPR, the stage efficiency, the percentage energy loss at exit. क्लियर. तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे. तो मैं पहले आपको इस क्वेश्चन में जो जो गिवन डेटा है वो नोट करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको गिवन डेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसके बाद इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं. तो गिवन डेटा मैं बात कर रहा हूँ, तो गिवन डेटा मैं नोट करता हूँ कि क्या गिवन डेटा है इसमें. सबसे पहले कि टाइप ऑफ टर्बाइन, दिस इज द De-Laval. याद होगा आपको, मैंने नाम बताया था आपको De-Laval टर्बाइन का. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी इम्पल्स टर्बाइन है. इम्पल्स टर्बाइन है. क्लियर, सॉरी, इम्पल्स टर्बाइन है ये. क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई. ओके. अब इसमें जो इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं उन इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें और आपको लिखनी है. अब देखो, इसमें जो स्टीम सप्लाइड है टरबाइन के अंदर, तो वो सप्लाई किस उस पे हो रही है, दैट इज सॉरी, P नॉट इज इक्वल टू 16 बार, T नॉट इज इक्वल टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड. नोजल इफिशियंसी जो दी है वो 90% आपको दिया हुआ है. ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट दैट इज K विच इज V2 बाई V1, ये कितना दिया है, 0.98 आपको दिया है. और मैकेनिकल इफिशियंसी जो दी हुई है वो आपको दी हुई है दैट इज 95%. नोजल एंगल जो दिया है अल्फा 1, दिस इज 15 डिग्री. सिमेट्रिकल ब्लेड्स with that is beta 1 is equal to beta 2 which is equal to 30 degree, ये दिया हुआ है. मीन डायमीटर ऑफ व्हील इज 80 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है. बैक प्रेशर दैट इज P2 इज इक्वल टू 0.15 बार. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रोटेशन स्टीम, क्या क्या का निकालना है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है ए पार्ट में, बी पार्ट में आपको एमएस निकालना है, सी पार्ट में आपको निकालना है स्टेज इफिशियंसी एंड डी पार्ट में आपको निकालना है परसेंटेज लॉस. क्लियर. तो ये इन्फॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन की है. अब मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ और क्वेश्चन इसको सॉल्व करता हूँ कि कैसे फर्दर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें बढ़ते हैं. और एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि सिंगल स्टेज टरबाइन है और एक स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं. अगर मैं आपको एक HS डायग्राम बना के दिखाऊं, अगर थोड़ा सा याद करें आप, ये इसका HS डायग्राम है. HS डायग्राम में याद होगा आपको कि इस तरह से रहता था, ये इस तरह की ब्लेड्स रहती थी और यहाँ पर इस तरह से नाजल रहता था. 0 1 2 इस तरह का रखते थे. तो चूंकि एक आइडियल केस हम कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको 0 और इसको 1 या 2 ये दोनों मानेंगे. क्यों? क्योंकि आपको ये याद होगा कि मैंने आपको प्रेशर का लॉस दिखाया था. तो नोजल में तो प्रेशर लॉस होता है लेकिन आपको मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर लॉस नहीं दिखाया जाता है. इसलिए क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ये स्मूथ है और यहाँ पर कोई भी प्रेशर का लॉस नहीं है, इसलिए प्रेशर यहाँ पर यही रहेगा. क्लियर. तो यहाँ पर जो इनपुट आ रही है वो 16 बार, यानी P नॉट जो है वो 16 बार है. तो अगर आइसेंट्रोपिक ड्रॉप देखोगे तो वो ये है 0 to दिस इज 2 कह सकते हैं और इसको हम लोग 2 डैश बोलेंगे. क्लियर. तो चूंकि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपको नोजल इफिशियंसी यहाँ कहने का सिर्फ मतलब ये है दैट इज H नॉट माइनस H2 डैश इज इक्वल डिवाइडेड बाई H नॉट माइनस H2, ये आपको दिया हुआ है. तो चूंकि नोजल इफिशियंसी दे दी गई है इसलिए आप यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे या जो 2 डैश यानी जो यहाँ पर इंथैल्पी ड्रॉप इस स्टेज का कंसीडर किया जाएगा वो इस स्टेज का इंथैल्पी ड्रॉप ये, बिकॉज दिस इज द डेल H एक्चुअल डिवाइडेड बाई डेल H आइडियल.
ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आप कंफ्यूज हों कि नहीं केवल ब्लेड है यहाँ पर तो नोजल से क्या लेना देना, लेकिन नोजल से यहाँ पर लेना देना है आपको। और चलिए इस क्वेश्चन को फर्दर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आगे बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा बनाया है आपके लिए और चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप पहले मूव करते हैं, लेकिन जो भी इसमें एनालिटिकली सॉल्व हो सकता है और इस क्वेश्चन को भी वेलोसिटी डायग्राम से ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो पहले इसमें कुछ वर्क कर लेते हैं और वो वर्क एनालिटिकली हो पाएगा। वो वर्क कुछ इस तरह से है कि स्टीम टेबल से या मॉलियर चार्ट से, मॉलियर चार्ट भी मैंने आपको देखना बताया है, फ्रॉम स्टीम टेबल, अगर मैं स्टीम टेबल पर जाऊं तो एट 16 बार एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर एच नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो एच नॉट की वैल्यू है, दिस इज 2919.2 किलो जूल पर किलोग्राम। मैंने एच नॉट क्यों लिया? क्योंकि जो स्टीम टरबाइन उसमें लिखा है एंट्री पॉइंट, तो स्टीम टरबाइन मैंने बोला था दिस इज द पार्ट ऑफ टरबाइन, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग दिस इज द इनलेट एंड दिस इज द एग्जिट। क्लियर? इंटरमीडिएट ये जो पोर्शन है इसको हम लोग इनलेट नहीं मानेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया और यहाँ से एस नॉट की जो वैल्यू है दिस इज 6.6732 किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर? और इसके बाद जब एग्जिट पर आते हैं, यानी एग्जिट प्रेशर यानी P2 स्टीम टेबल में P2 इज इक्वल टू है आपका 0.15 बार, तो वहाँ पर ये देखेंगे कि S नॉट इज इक्वल टू S2 विच इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG एट 0.15 बार। मैं अब इसमें कैलकुलेशन और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता हूँ। SF और SFG की वैल्यू आप अगर देखेंगे तो यहाँ से X2 की वैल्यू इसको बराबर करेंगे S नॉट के, तो जो X2 की वैल्यू आती है जो कैलकुलेशन से, वो X2 की वैल्यू है 0.8159, 0.8159। क्लियर? और इसी हेल्प से आप यहाँ पर H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, HF प्लस X2 HFG एट 0.15 बार, ये वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी 62.15 किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर? तो ये H2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से स्टेज H नॉट माइनस H2 आइडियल ये आपको मिल जाएगा, दिस इज 2919.2 माइनस 2162.15, ये वैल्यू आपको मिलती है, दिस इज 757.05 किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर? ये वैल्यू आपको मिल जाती है। और अब इसी के हेल्प से अगर मैं इसमें ये एज्यूम करते हुए क्वेश्चन को करूं कि नोजल में जो इनलेट वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, CO इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एज्यूम है, एज्यूम। क्लियर? तो अगर मैं ये एज्यूम करता हूं तो मैं एग्जिट वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूं कि यहाँ पर एग्जिट वेलोसिटी इसकी क्या होगी। क्लियर? तो एग्जिट वेलोसिटी का यहाँ पर सेंस ये है कि ये C नॉट है और ये C1 है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊं तो मैं बोलूँगा दिस इज H नॉट प्लस C नॉट स्क्वायर बाई 2 is equal to H1 plus C1 square by 2. तो this is the H naught minus H1 is equal to C1 square by 2. H naught minus H1, this is H naught minus H1 इज इक्वल टू H नॉट माइनस H2। मैं रीज़न बता चुका हूँ, बिकॉज P1 इज इक्वल टू P2। ये देखिए P1 इज इक्वल टू P2। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज H नॉट माइनस H2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर। तो यहाँ से C1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 इसलिए क्योंकि ये किलो जूल में है। H नॉट माइनस H2 अगर हम करें तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस इज 2919.2 माइनस 2162.15। क्लियर? लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि यहां पर अगर आप देखोगे, चूंकि यहां पर आपको नोजल इफिशिएंसी दी हुई है, इसलिए हम लोग जो एक्चुअल फ्रिक्शन के साथ पॉइंट काउंट करेंगे वो C1 डैश काउंट करेंगे, C1 डैश विद फ्रिक्शन, इसको बोलेंगे विद फ्रिक्शन। नोजल से जो एग्जिट वेलोसिटी है, या कहें कि ब्लेड की जो इनलेट वेलोसिटी है वो क्या होगी, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 2919.2 माइनस 2162.15
मल्टीप्लाइड बाई कितना है नोजल इफिशियंसी, नोजल इफिशियंसी है 90%। दैट मीन्स ये एक्चुअल में क्या है, C1 डैश विद फ्रिक्शन जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल में क्या मैंने लिखा 2 × 10⁻³ दिस इज H0 माइनस H2 डैश, ये चीज़ मैंने लिखी। तो चूंकि H0 माइनस H2 आपको पता है आइडियल में ये है विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 0.9, सो H0 माइनस H2 डैश इज इक्वल टू दिस वन। तो इसको कैलकुलेशन अगर करेंगे तो इस कैलकुलेशन से जो C1 की वैल्यू मिलती है वो C1 की वैल्यू आ रही है 1167.34 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये है C1, मैं डैश अब हटा रहा हूँ, C1 सिर्फ C1 मैं लिख रहा हूँ कि एक्चुअल है ये इस तरह से लिखो एक्चुअल, ये एक्चुअल वैल्यू है C1 की। क्लियर? तो अब इस C1 को आपको वेलोसिटी ट्रायंगल में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो चूंकि केवल आपको वेलोसिटी में केवल ये चीज़ मालूम है तो यहाँ पर स्केल चूज़ करते हैं, और जब भी ध्यान रखिएगा स्केल आप चूज़ करें, स्केल को आप स्केच पेन से लिखें या बोल्ड लेटर में लिखें, वो ज़्यादा आपको इफेक्टिव दिखेगा क्योंकि स्केल से ही आपका सोल्यूशन चेक होगा। तो स्केल कुछ आप इस तरह से स्केच पेन से जरूर लिखें। दैट इज़ यहाँ पर स्केल मान लेते हैं, दिस इज़ द 100। स्केल आपके ऊपर है चूज़ करना, ये आप ग्राफिक्स में सीख चुके होंगे। ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है तो मैं इसको 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर? 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर मैं इसको एज्यूम करूँगा तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द 11.67, दिस इज 11.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, इसको 11.7 सेंटीमीटर कहा जा सकता है। क्लियर? 11.7 सेंटीमीटर कहा जा सकता है। तो इसको मैंने ड्रॉ किया है, और अब चूँकि मैंने एक क्वेश्चन आपको ड्रॉ करके दिखाया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जो सोल्यूशन है इसको मैं थोड़ा सा मैं बनाता चलता हूँ आपको, मैं एक रफ वर्क में बना रहा हूँ, या चलिए मैं कोशिश करता हूँ उसको बनाने की जल्दी से। अब अगर इस क्वेश्चन में देखो तो इस क्वेश्चन में आपको केवल और केवल C1 दिया है और α1 दिया है। क्लियर? बीटा की वैल्यू दी हुई है और वेलोसिटी रेशियो दिया है। तो जो वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है, दैट इज C1 इज इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, β1 इज इक्वल टू β2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, α1 इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड V2 अपान V1 इज इक्वल टू 0.98। ये इंफॉर्मेशन केवल आपके पास है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर कुछ इस तरह से रखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग एक, आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये यहाँ से मैं शुरू लिखता हूँ उसको। सबसे पहले एक अननोन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अननोन स्ट्रेट लाइन मतलब चूँकि हमको u तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग एक बड़ी सी एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से। क्लियर? इसमें कहीं पर भी हम a एज्यूम करते हैं, कहीं पर भी एक a एज्यूम कर लेते हैं, या थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं। सो दिस इज़ द a। क्लियर? ये मान लेते हैं a है। या एक काम करें थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं अगले पेज में इसको यूज़ करता हूँ, ये पेज रखता हूँ, ये थोड़ा साफ रहेगा। ये इस तरह से एक लाइन इस तरह से आप खींच लीजिए, इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए और कोई भी एक जगह पर A पॉइंट एज्यूम करिए। क्लियर? अब इस पॉइंट पर आपको नोजल एंगल कितना दिया था, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का नोजल एंगल आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आके आप 15 डिग्री का एक C1 आपको मालूम है 11.7 सेंटीमीटर, इसलिए आप इसको इस तरह से 11.7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, नाम दे देंगे इसको C1 और α1, ये हो जाएगा C। क्लियर? अब चूंकि देखिए अब इसमें u भी नहीं दिया हुआ है
और V1 और V2 भी अलग अलग नहीं दिया हुआ है, लेकिन एंगल्स आपको दिए हुए हैं। तो अगर आप देखो ज्योमेट्री, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ज्योमेट्री की यूज़ होंगी। जैसे ज्योमेट्री में आपको मालूम है, ज्योमेट्री का मैं एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाता हूँ। ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो कि दो पैरेलल लाइन है, और अगर एक पैरेलल लाइन ऐसे कट करे तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर यूज़ करें, सी पर एक पैरेलल लाइन खींचें जो पैरेलल हो इसके, तो सेम प्रोसीजर कैसे करेंगे कि सी से मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप सेट स्क्वायर आपके पास है सो फॉर सो गुड, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, जल्दी से बन जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एग्जाम में आप सेट स्क्वायर का जरूर यूज़ करें। कुछ इस तरह से एक आर्क लगाइए जो आर्क इस लाइन को टच कर रही होगी। क्लियर? तो फिर आप कहीं पर भी जाकर इस लाइन में कहीं पर भी जाकर एक आर्क, बड़ी सी आर्क इस तरह से आप लगा सकते हैं। इस तरह की आप एक आर्क लगा दीजिए। क्लियर? जब ये आर्क लग जाएगी तो फिर आपको क्या करना है, आपको इस आर्क को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक पैरेलल लाइन खींचनी है, जो कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अब इसका यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एक 30 डिग्री एंगल का लाइन बनाना है। क्यों 30 डिग्री एंगल का? क्योंकि आपको ब्लेड एंगल्स जो दिए हुए हैं वो 30 डिग्री दिए हुए हैं। तो मैंने ये एक 30 डिग्री एंगल मार्क करते हुए एक लाइन बना रहा हूँ मैं। दिस वन इज 30 डिग्री, दिस वन। क्लियर? तो अब देखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या है, ये है बीटा। दिस इज व्हाट इज दिस इज द बीटा 1 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको समझ में आया कि ग्राफिक्स का कैसे यूज़ करते हैं, या जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिकैपिचुलेशन भी यहाँ पर हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी होगी कि इसमें इस तरह की भी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। क्लियर? तो ये आपको 30 डिग्री आ गया। तो ये आपका ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है, याद होगा आपको, ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यू बोलते हैं, और ये क्या हो जाता है, दिस इज द V1। इज दैट क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या होगा कि इसमें हम लोग मेज़र कर लेते हैं कि ए बी क्या है। तो सबसे पहले ए बी, या मैं बाद में मेज़र करता हूँ। दूसरा मैं एक काम करता हूँ कि बी से, क्योंकि बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1, तो बी से आप एक 30 डिग्री की और लाइन बनाएंगे। दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट से एक 30 डिग्री की एक लाइन और आपको बनानी है। 30 डिग्री की एक लाइन बना लीजिए। दिस इज द 30 डिग्री लाइन, ये लाइन बना लीजिए। ओके? तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं पर डी पॉइंट होगा, जो कि बी डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, V2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग ए बी इज इक्वल टू U1 ये मेज़र कर लेते हैं कितना है, और BC इज इक्वल टू V1 ये मेज़र कर लेते हैं कितना है, क्योंकि C1 इज इक्वल टू मालूम है। और स्केल हमने क्या चूज़ की है, स्केल हमने चूज़ की है दैट इज़ 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारी स्केल है। तो सबसे पहले चलिए हम मेज़र करते हैं कि ए बी कितना है। तो ए बी अगर आप मेज़र करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू है, दिस इज द, this one is approx 5.6। क्लियर? चूँकि ये जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए। चूँकि मैंने पहले क्वेश्चन किया है, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन है, फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मान लो ये ए बी जो मेज़र करने पर आई, वो मेज़र करने पर है 5.5 सेंटीमीटर, और जो आपको बी सी आपने जो मेज़र किया है वो मेज़र करने पर आया 6.6 सेंटीमीटर। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दिस इज़ द 550 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज़ द 660 मीटर पर सेकेंड, ये कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर? तो यहाँ से V2, चूँकि V2 बाई V1 इज इक्वल टू 0.98 मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो दिस इज़ 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 660, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिस इज़ 646.8 मीटर पर सेकेंड, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 6.468 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। तो आप चूँकि ये लाइन कौन सी है, ये V2 है, और V2 इज इक्वल टू होगा BD। तो BD दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ से मेज़र कर लीजिए 6.5, ये कुछ इस तरह से आएगा 6.5
5 इस लाइन पर मेज़र करते हुए कट कर लीजिए, तो ये है डी पॉइंट 6.5 सेंटीमीटर, ये आपका V2 वैल्यू हो जाएगा और ये आपका बीटा 2 है। क्लियर, इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो अब चूंकि AD अगर हम मिला दें आपस में, A और D पॉइंट को आपस में मिला दें तो कुछ ये AD ये पॉइंट अगर हम आपस में मिला दें, हालांकि थोड़ा सा ये वैल्यू चेंजेस हो गई हैं लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको रियल कैलकुलेशन भी अपना दिखाऊंगा। अभी AD इज इक्वल टू ये आपका C2 के बराबर हो जाएगा। इसको आप मेज़र कर लीजिए, ये मैंने मेज़र किया था, तो ये आपका आता है 3.3 सेंटीमीटर, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 330 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू, इतनी बात अगर आपको समझ में आई, और यहाँ से आप इसको अल्फ़ा 2 भी मेज़र कर लीजिए, और अल्फ़ा 2 जो मैंने मेज़र किया था वो आया था अप्रॉक्सीमेटली 88 डिग्री के अप्रॉक्स आया था। यहाँ पर कुछ आपको अलग लग रहा होगा, मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था, और थोड़ा सा यहाँ पर बनाने में जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो अगर आप ये देखें, कुछ ये कैलकुलेशन इस तरह का आया था, तो ये एंगल आप देखें ये 88 डिग्री आया था। इज़ दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो वही सेम चीज़ ये आपने वेलोसिटी ट्रायंगल अगर आप देखोगे, ये वेलोसिटी ट्रायंगल आ गया आपका, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अगर ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि इस पैरेलल लाइन को M और N पर कट करते हैं। क्लियर, M और N इनको आप मेज़र कर लीजिए, तो M और N को अगर आप मेज़र करेंगे तो ये मैंने मेज़रमेंट करके लिखा था, दैट इज़ मैंने जो कैलकुलेशन कर रखा है मैं उसी से आगे बढ़ता हूँ। Mn इज इक्वल टू आपको डेल्टा CW बताया जाएगा, Mn इज इक्वल टू डेल्टा CW, तो Mn इज इक्वल टू डेल्टा CW विच इज़ इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या इसको मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1150 मीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेशन आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वेलोसिटी ट्रायंगल से आ गई। अब कैलकुलेशन का पार्ट हम लोग ओवर करते हैं, और कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ करके कि किस तरह से इसमें फर्दर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ए पार्ट पर आते हैं, तो चूंकि यू हमने जो कैलकुलेट किया है वो आया था 550 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी डायग्राम से, विच इज़ इक्वल टू पाई डी एन, इसके बराबर होगा। क्लियर, तो यहाँ से अगर n की वैल्यू देखेंगे तो दिस इज 550 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई जो डायमीटर था वो 80 सेंटीमीटर था, तो 80 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आता है आपका 218.83 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और इसको अगर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 218.83 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये आ जाएगा आरपीएम में, विच इज़ इक्वल टू 1330.28 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। क्लियर, इसका जो बी पार्ट है दैट इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया एमएस डेल्टा सी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई यू। क्लियर, तो एमएस इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर सेकेंड अगर हम इसको एज्यूम करें तो किलोग्राम पर सेकेंड में जो वैल्यू आएगी, डेल्टा सी डब्ल्यू मैंने आपको निकाल के भी बताया, दिस इज 1150 मल्टीप्लाइड बाई यू मैंने आपको कितना बताया, दिस इज 550, तो ये वैल्यू आपके दोनों के मल्टीप्लाई करने पर आती है 632500 वाट पर किलोग्राम। क्लियर, ये किलोवाट पर किलोग्राम की बेसिस पे कैलकुलेशन आपको आ गया। क्लियर, एक्चुअल में अगर ये देखा जाए तो ये इंडिकेटेड पावर है। इंडिकेटेड पावर वही पावर होती है जो आपने एक्चुअल में कैलकुलेट किया है, या सॉरी जो आइडियल आपने कैलकुलेट किया है, लेकिन इसको हमको एचपी में कन्वर्ट करना है, तो W इज इक्वल टू दिस इज 632500 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी आई एम सो सॉरी, दिस इज डिवाइडेड बाई 746, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 847.855 हॉर्स पावर, एंड दिस इज इक्वल टू इंडिकेटेड horse power. Mechanical efficiency is equal to brake horsepower divided by indicated horsepower, which means brake horsepower is equal to mechanical efficiency multiplied by 847.855. मैकेनिकल इफिशियंसी आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, मैकेनिकल इफिशियंसी क्वेश्चन में आपको दी हुई थी आई थिंक मैकेनिकल इफिशियंसी इज 95%, तो दिस इज 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 847.855 विच इज इक्वल टू कितना आएगा इसका आ रहा है, दिस इज 805.46 हॉर्स पावर
पर किलोग्राम, ये वैल्यू आपके कैलकुलेशन में आ रही है, ये ब्रेक हॉर्स पावर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इसका अगर करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट के कैलकुलेशन में क्या चीज़ है, नेक्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन है कि आपको स्टीम कंजप्शन बताना है। तो देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टीम स्टीम कंजप्शन आपको बताना है। क्लियर। तो स्टीम कंजप्शन कैसे बताना है आपको, से फॉर एग्जांपल ms का कंजप्शन हो रहा है, और अगर उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसके ब्रेक हॉर्स पावर से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू वॉट के हिसाब से। तो इसको आपको जो बताना है उसमें आपको बताना है दैट इज जो क्वेश्चन में था, वो क्वेश्चन में ये था कि आपको इसका सोल्यूशन बताना है द स्टीम कंजप्शन पर ब्रेक हॉर्स पावर एंड आर की बेसिस पे बताना है। दिस इज इक्वल टू 3600, तो ms इज इक्वल टू 3600, ये r हो गया, पर bhp बताना है, तो दैट इज 805.46। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 4.47 किलोग्राम। क्लियर। ये किलोग्राम में आया पर आर पर bhp। क्लियर। तो ये चीज़ समझने वाली है। नेक्स्ट इज इसका जो डी पार्ट है, वो डी पार्ट है कि आपका स्टेज इफिशियंसी क्या है। स्टेज इफिशियंसी इज इक्वल टू द वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा एच ऑफ स्टेज। तो वर्क डन आपने कैलकुलेट किया है, वर्क डन अभी आपने ए पार्ट में कैलकुलेट किया था, वर्क डन इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर। 632500। क्लियर। ये आपने कैलकुलेट किया था, 632500 कह सकते हैं, या आप इसको हॉर्स पावर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो। तो चलिए हॉर्स पावर में कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ। दिस इज 847.855 हॉर्स पावर डिवाइडेड बाई आपने इसको जो H0 माइनस H1 लिखा था, ये क्या था, जो आपने डेल्टा एच स्टेज लिखा था। डेल्टा एच स्टेज आपने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया था। डेल्टा एच ऑफ स्टेज, ये आइडियल वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट कर रखी है। दिस इज 757। क्लियर। 757.05, ये आइडियल वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे 757.05, तो वो किलो जूल में थी, तो इसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू जो आती है ये आती है 83.54%। क्लियर। ये आ गया। इसका जो अगला पार्ट है, वो अगला पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी है। वो क्या है कि आपको ये बताना है कि इस पार्ट में ये बताना था द परसेंटेज एनर्जी लॉस एट एग्जिट, परसेंटेज एनर्जी लॉस एट एग्जिट, ये आपको बताना था। ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये 0, 1, 2 स्टेज है, ये प्रेशर ये इस तरह से है, और इस तरह से इसमें वेलोसिटी का होता है। और अगर इसका HS डायग्राम देखेंगे, ये HS डायग्राम था, ये 0, 1 एंड 2, ये कुछ इस तरह का था, 0, 1 और 2, ये कुछ इस तरह से बन रहा था। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर नोज़ल से शुरू करूँ इसको, तो पहले मैं नोज़ल से करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें एग्जिट की क्या वेलोसिटी मिलेगी। तो मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ, तो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में दिस इज द H0 प्लस C0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा इसका। क्लियर। हालांकि H1 इज इक्वल टू H2 है यहाँ पर, तो C0 स्क्वायर बाई 2 को मैंने 0 माना है। दिस इज H0 माइनस H2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपका जो C2 स्क्वायर बाई 2 है, व्हाट इज दिस, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, H0 माइनस H2 के बराबर होनी चाहिए। बट आपको ये मालूम है कि आपका यहाँ पर कोई भी प्रेशर लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर। तो H0 माइनस H2 के बराबर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में कितनी आई है, C2 की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की थी, C2, दिस इज द C2 वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है स्टीम टेबल से। ये है C2 वैल्यू, दिस इज द C2 वैल्यू। क्लियर। ये C2 वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, और ये C2 वैल्यू आ रही है 330। ये मैंने आपको बताया है यहाँ पर, दिस इज यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये लिखा हुआ है AD इज इक्वल टू 330। क्लियर। तो ये 330 है। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में आ कितनी रही है, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में आ रही है, दिस इज 330
स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पर किलोग्राम बेसिस पे। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कितना आता है, वो कैलकुलेशन आ रहा है आपका, दिस इज 54450 किलोग्राम। ये कैलकुलेशन आपका आ रहा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, जूल पर किलोग्राम। क्लियर, ये कैलकुलेशन आपका जो एक्चुअल में आ रहा है। तो अब इतनी होनी चाहिए, और एक्चुअल में H0 माइनस H2 एक्चुअल में है कितना, H0 माइनस H2 की जो वैल्यू एक्चुअल है, सॉरी जो आपको लॉस दिखा रहा है वो लॉस कितना दिखा रहा है, दिस वन इज, मैंने आपको करके दिखाया था, दिस इज द 2919.2 माइनस 2162.15, दिस इज इक्वल टू 757.05 किलो जूल पर किलोग्राम। ये वैल्यू, तो ये वैल्यू में एक डिफरेंस है। क्लियर, तो परसेंटेज लॉस वो कितना है, सिंपल, दिस इज 54450 और इतना 757.05 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 7.19%। तो 7.19% का इसमें लॉस है एट एग्जिट। क्लियर, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप खुद से भी करके देखिए तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।